अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। आज हमारे पास जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो बेटा हमारे पास थर्ड चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस का। अच्छा, मैं इससे पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि बेटा वो एक दिन के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होती है। लेकिन बेटा जो ये वाला चैप्टर है इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लेंथी है, इसलिए मैंने इसको ज़रा बाद में रखा था। लेकिन बेटा आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, सो लेट्स बिगिन। देखना शुरू करते हैं बेटा। कश्यप बेटा माइक पर आओ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बेटा कश्यप, आपने मेरा बच्चा पढ़ना शुरू करना है और आप पढ़ोगे पहले स्टार्टिंग का। खैर एक पैराग्राफ पढ़ो, फिर एक एक करके समझाएंगे। जरा मैं बताऊं दोबारा, पहले पढ़ो। In the spring of 1945, the Second World War was coming to an end. The war had brought misery to all the world. Millions of people had been killed and wounded. These included women and children. Billions of pounds worth of property had been destroyed. Millions of people had been made homeless. Millions suffered from poverty, hunger, and disease. The conscience of man was इसे roused. पढ़ते हैं Man wanted कॉन्शियंस। peace. इसे इसे Let पढ़ there अरे be अरे अरे अल्लाह की बंदी, एक मिनट रुक जाओ। इसे पढ़ते हैं, conscience. हाँ कॉन्शियंस पढ़ते हैं। पढ़ो आगे। The conscience of man was roused. Man wanted peace. Let there be an end to war. Let there be peace and goodwill on earth. Let man live with his fellow man as brother with brother. So prayed the peoples of the world. से people होता है ना, peoples तो नहीं होता. हाँ बेटा, लेकिन वो यहाँ पर बुक्स में मिस्टेक है, उसका मसला नहीं है। देखो, पीपल ऑफ। The human race was drawing closer together. The telephone, the telegraph, the wireless were helping the quick exchange of the news and information. The aeroplane was linking distant parts of the world. Ignorance, poverty, disease, oppression in one part of the world were having their effect on other parts. The world was becoming one in some things. Why should it not become one in all? ठीक है। अच्छा बेटा, एक So मिनट the रुको। nations of the world came together. पढ़ो पढ़ो। So the nations of the world came together in April 1945 and organized the UNO, United Nations Organization, or the UN, United Nations for short. Let us not turn our eyes away, brotherhood to from the sufferings of our neighbors. Let us stretch the hand of brotherhood to one another. Let us unite to make the world a happier and better place. And let there be peace and happiness in the world, they cried. The UN was thus born in April 1945 and is today the spearhead of the march of civilization against evils of all kinds. The United Nations of the world meet in New York in the United States of America. They talk over urgent problems of peace and war and try to find solutions to as many of these as they can. ठीक है। अब मेरे बच्चों जरा बेटा, यहाँ पर हमारे पास न्यू चैप्टर की शुरुआत हो रही है। अब जरा पहले समझो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस। क्या कोई, अगर आप हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो बेटा क्या आपको पता है कि उर्दू में इस इदारे को क्या बोलते हैं? किसी को पता है बेटा इस इदारे का बेटा उर्दू में क्या नाम है? क्या कोई मुझे बता सकता बैनुल है? अक़वामी। नहीं। मुत्तहदा कौमी हम्म, गलत। अक़वाम मुत्तहदा। जी हाँ, अक़वाम मुत्तहदा, ये नाम है बेटा इसका। ठीक है। आप लोगों ने यकीनन ये नाम सुना होगा जब कभी घर पे न्यूज़ चलती होंगी, अगर घर पे न्यूज़ चलती होंगी। ठीक है, तो घर के जब बड़े खबरें वगैरह देखते होंगे तो मेरे बच्चों तुम लोगों को इसका पता होगा। अब क्या बात कर रहे हैं कि 1945 में स्प्रिंग स्प्रिंग मेरे बच्चों शुरू होती है फेब के आखिरी में। फेब के आखिर से शुरू होती है और ये तकरीबन अप्रैल तक चलती है। कह रहे हैं कि स्प्रिंग में मतलब कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच रही थी, और जंग की वजह से बहुत दुनिया में परेशानियां थी, गम था, तबाही हुई थी। न जाने कितने करोड़ों लोगों की मतलब की मौत हुई, और उनमें बच्चे औरतें भी शामिल थे। कह रहे हैं कि अरबों खरबों का मतलब नुकसान हुआ, कितने लोगों के मतलब घर तबाह हो गए, कितने ही लोग जो है मतलब के शिकार हुए गुर्बत का, भूख का, बीमारियों का। और कह रहे हैं कि इन तमाम हालात को देखकर इंसानों का ज़मीर जागा और आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि यार बस बहुत हो गया, अब अमन अमान होना चाहिए, जंग को ख़त्म करो, जंग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमन अमान फैलाओ, भाई सामने वाले खुद भी जियो और सामने वाले को भी जीने दो।
ये लोगों के इजहार हो गए। स्टार्टिंग में तो होता है ना कि भाई बम मार दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरे बच्चों, जब जंग होती है ना तो आपको अंदाजा नहीं है कि तबाही कितनी होती है। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल, क्या नेट से सर्च मत करना, डायरेक्ट अगर बता सकते तो कोई बताओ। 1945 में मेरे बच्चों जंग खत्म हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या कोई मुझे बता सकता है कि बेटा ये शुरू किस साल में हुई थी, किस ईयर में हुई थी? किसी का जवाब नहीं आ रहा। इसका मतलब बेटा मैं खुद बता देता हूँ, ये चैप्टर में लिखा हुआ नहीं है पूरे में, लेकिन मैं बता रहा हूँ 1939 में बेटा इस जंग की शुरुआत हुई थी। 6 साल ये जंग चली है, 6 साल। तो ये बहुत बड़ा टाइम होता है मेरे बच्चों। 6 साल आप सोचो कि सिर्फ और सिर्फ हुई है क्या, तबाही हुई है। 6 साल तक जंग चली, तो आप खुद आइडिया कर लो कि तबाही कितनी हुई होगी। अब इसके बाद मेरे बच्चों हम देखते हैं कि आगे हुआ क्या था। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये वो दौर था कि इंसान की डेवलपमेंट का दौर था, क्योंकि मेरे बच्चों आप जानते हो कि असल में जो कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई है वो इसी के अराउंड करीब करीब शुरू हुई है। कह रहे हैं कि इंसान जो थे वो करीब से करीब तरीन होते जा रहे थे। टेलीफोन की शुरुआत हुई, टेलीग्राफ की शुरुआत हुई, वायरलेस वगैरह की भी मतलब कहीं ना कहीं एक्सचेंज शुरू हुआ। कह रहे हैं कि एरोप्लेन्स वगैरह उड़ना शुरू हुए, जो कि दुनिया में मौजूद दूर दराज की जगहों के मतलब कि वो कनेक्ट कर रहे थे। कह रहे हैं कि अगर दुनिया के एक हिस्से में कहीं पर गुर्बत, बीमारियां, जुल्म सितम ढाए जा रहे थे, तो उसका असर दूसरी जगहों पर भी हो रहा था। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ पूरी दुनिया एक होती जा रही थी, तो भला क्यों ना हम सारे के सारे मिलकर एक हो जाते। बेटा कभी आप सोचो ना, तो खैर हम ये इमेजिन तो खैर कर नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। हम सोच ही सकते हैं कि पता नहीं क्या पॉसिबल है। आप एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, एक एक लम्हे के लिए इमेजिन करो कि इंसान ने इतनी तबाही के बावजूद, इतनी ज्यादा जुल्म सितम के बावजूद, इतनी जंगों के बावजूद आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि हम खुद हैरान हैं। अगर आज से 100 साल पहले का जो बंदा हो, उसको अगर हम आज की टेक्नोलॉजी दिखा दें तो वो यकीन ही नहीं करेगा, वो पागल हो जाएगा कि यार ये टेक्नोलॉजी, इतने एडवांस हो चुके हैं। आप सोचो मेरे बच्चों कि अगर हम जंग नहीं करें, अगर तमाम इंसान मिलकर सिर्फ और सिर्फ बेहतरी के लिए काम करें, डेवलपमेंट के लिए काम करें, अच्छी चीजों के लिए काम करें, कोई गलत काम ना होता हो दुनिया में, तमाम के तमाम अच्छे काम करते हो, तो न जाने इंसानों का पोटेंशियल पता नहीं क्या है, पता नहीं हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं कि इतनी तबाही के बावजूद, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद हम ये करते हैं। लेकिन ये सिर्फ सोचा ही जा सकता है, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ना ये। प्रैक्टिकल किस तरह करोगे? लेकिन आप देखें कि इंसान को अल्लाह पाक ने क्या बनाया है, कि वो क्या अचीव कर चुका है ऑलरेडी। अगर ये तमाम मामला ना हो तो पता नहीं इंसान क्या से क्या कर लेगा, कितना एडवांस हो सकता है और पता नहीं क्या क्या बना सकता है। ये चीजें मैटर करती हैं। तो कह रहे हैं कि जब लोगों में जज्बात उभरना शुरू हुए, लोगों का ज़मीर जागा, तो कह रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ कि जो दुनिया भर के ममालिक थे वो करीब हुए, और आखिरकार उन्होंने अप्रैल 1945 में यूएनओ, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आप मेरे बच्चों यूएनओ बोलो तब भी ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर आप यूएन भी बोलते हो तब भी चलेगा, यूनाइटेड नेशंस ये भी चलेगा। सही है। कह रहे हैं कि इन एक होता है ना, एक मोटो। मोटो का मतलब होता है मेरे बच्चों के आपने जो अपना टारगेट रखा है, जो अपने गोल रखा हुआ है, इनका टारगेट क्या था कि बस let us not turn our eyes away from the suffering of our neighbors, कि अब जो है भाई हम लोग आसपास जहां कहीं पर जो जुल्म हो रहा होगा वहां से हम अपनी नजरें नहीं हटाएंगे, हम इग्नोर नहीं करेंगे। let us stretch the hand of a brotherhood to one another, एक दूसरे की तरफ हम भाईचारे का हाथ बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। let us unite to make the world a happier and a better place, चलो हम मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं, एक ज्यादा खुशहाल जगह बनाएं। एंड लेट देयर बी पीस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड डे क्राइड, और दुनिया में हम क्या करें, अमन व अमान फैलाएं।
ये दरअसल मोटो था, मतलब उनका टारगेट था। और कह रहे हैं आखिरकार क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन अप्रैल 1945 में बनी और आज यूनाइटेड नेशंस क्या है, is today the spearhead of the march of civilization against evils of all kinds। मेरे बच्चों स्पेयर शायद आप लोगों को पता हो, वो देखा लंबी सी एक डंडे टाइप की स्टिक होती है और आगे से एरो टाइप का बना हुआ होता है, उसको यूं पकड़ते हैं, स्टैप करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उसको यूं स्टिक की तरह पकड़ा जाता है, बात है एरो की शेप में होता है लेकिन डंडा होता है, एरो तो छोटा सा होता है ना, ये स्टिक की तरह यूज करते हैं। स्पीयर हेड का मतलब क्या, वो जगह जहां से आप अटैक करते हो। तो बोल रहे हैं कि आज यूनाइटेड नेशंस की मिसाल ऐसी है कि दुनिया भर की तमाम बुराइयों के अगेंस्ट क्या है, वो काम करती है। लेकिन मेरे बच्चों में आपको सच बताऊं, कोई काम नहीं करती, जहालत है ये, ठीक है। वो क्यों कह रहा हूं, जरा अभी आपको मैं ये बात और क्लैरिफाई करूंगा, जरा रुक जाओ। कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है सारे के सारे जो मेंबर्स हैं इनके, वो कहाँ मिलते हैं, न्यूयॉर्क में मिलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहाँ पर मेरे बच्चों ये बात करते हैं तमाम प्रॉब्लम्स, अर्जेंट प्रॉब्लम्स के बारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि किस तरह से उनका सॉल्यूशन निकाला जाए और किस तरह से वो इसको आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा दो लाइनें मैं पढ़ रहा हूं ताकि मैं आपको वो पॉइंट अभी क्लियर कर दूं। क्या लिखा भाई, The UN deals with quarrels that might lead to war among the nations. The aim of the UN is to prevent war in the world। ये बुनियादी इसका टारगेट है। लिखा हुआ है कि यूएन क्या करती है, तमाम उन मामलात को डील करने की कोशिश करती है कि जिसकी वजह से मुल्कों मतलब कि जंग हो सकती है। क्योंकि इसका जो एम है, जो मेन टारगेट है, वो क्या है कि जंग को प्रिवेंट करना है। मेरे बच्चों, स्टॉप करना और प्रिवेंट करने में फर्क है। स्टॉप का वर्ड अलग है, प्रिवेंट का वर्ड अलग है। स्टॉप का वर्ड मेरे बच्चों ये है कि जंग शुरू हो चुकी है, उसको रोकना है। प्रिवेंट का मतलब यह है कि जंग को शुरू होने ही नहीं देना। अगर जंग शुरू होने के आसार भी बन रहे हैं तो उन आसार को देखते हुए वहीं उन आसार को मार दिया जाए, आगे बढ़ने ही नहीं देना। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंट। अब देखो, यहां पर तो लिखा हुआ है कि भाई यूएन का टारगेट ये होता है, लेकिन मेरे बच्चों काम कहाँ होता है। आप देखो दुनिया भर में कितनी जगहों पे मतलब कि जहालत हो रही है। बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, फलस्तीन में क्या हो रहा है, अमेरिका ने इराक पे अटैक किया, अफगानिस्तान पे अटैक किया, उसके साथ साथ भाई बाद में अलग अलग जगहों पे जुल्म सितम उठाए जा रहे हैं। कश्मीर का मसला इतना चल रहा है, कहाँ गया भाई यूएन, कहाँ पर है भाई। अगर यूएन का टारगेट ये है कि जंग किसी किस्म की ना हो, इस तरह से मतलब कि कोऑपरेट किया जाए, तो यूएन को अपना किरदार निभाना चाहिए। चलो ठीक है भाई, अफगानिस्तान और इराक पे अटैक किया। देखो, पाकिस्तान के ताल्लुकात मेरे बच्चों उन ममालिक से जैसे भी हों, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमला करने का हक किसने दिया इनको। डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया, अमेरिका को बोलने वाला कोई है ही नहीं। डायरेक्ट क्या बोलते हैं लोग कि नहीं भाई, मतलब कि वो रीजन क्या देते हैं यहाँ पर, मतलब कि भाई दहशतगर्द तंजीमें हैं यहाँ पर, ये है यहाँ पर वो है, इसीलिए हमने टेररिस्ट पे हमला किया है। पर इसराइल तो खुलेआम बोलता है कि फलस्तीन पे हम हमला करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कौन है, कोई रोकने वाला है? कोई भी नहीं कर रहा, सब के सब लगे पड़े हुए हैं। आज के दौर में मेरे बच्चों यूएन की मिसाल ऐसी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंग्लिश में हम बोलते हैं माइट इज राइट। यहाँ पर इस कहावत का ये मतलब निकलता है कि भाई जिसके पास ताकत है ना, जो पावर में, उसी की मानी जा रही होती है। यहाँ पर वो वाला सीन है। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो भी कर रहा है, कोई उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये सच है। वरना अगर जंग को रोकना हो तो जंग को रोकते भैया, जंग को क्यों नहीं रोका आपने। लेकिन ये काम अब प्रॉपरली होते नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, यहाँ तक पढ़ने के बाद अगर हम आगे देखते हैं कि आगे लिखा हुआ क्या है। बेटा सिमरन, बेटा माइक पर आइएगा मेरा बच्चा। सिमरन माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा यहाँ से पढ़ो आप। ये द एम ऑफ द यूएन, ये पढ़ो बेटा जरा। The aim of the UN is to prevent war in the world and to reach a state of lasting peace. General conditions of life are more of
are more or less unsatisfactory in many parts of the world. This This unsatisfactory state of affairs is responsible for much discontent and long continued discontent. May lead to war. One way of preventing war is to remove as many causes for discontent as possible. So the United Nations have set themselves to study living conditions in all parts of the world and to help in the fight against poverty, ignorance, disease, and social and political injustice. बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ Preventing a रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब मेरे बच्चों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यूएन का मकसद क्या है कि जंग को रोकना और दुनिया में ऐसा अमन व अमान कायम किया जाए जो कि कायम रहे अपनी जगह पर। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि अब जब मेरे बच्चों यूनाइटेड नेशंस ने अपना गोल डिसाइड कर लिया है ना कि हमने वॉर को प्रिवेंट करना है, तो उस पर जब ये काम करना शुरू हुए तो उनको बहुत सारी चीजें पता चली। क्या पता चली? देखो क्या लिखा हुआ है कि दुनिया भर में जो लिविंग कंडीशंस हैं वो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। जैसे कि मेरे बच्चों हम जानते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल डेवलप्ड कंट्री का जो सिटी है वहाँ पर जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं वो अलग लेवल पर हैं, दूसरी जगहों पे अलग लेवल पर हैं। अक्सर जगहों पर यह है कि लिविंग कंडीशंस सेटिस्फैक्टरी नहीं हैं। अक्सर जगहों पर लिविंग कंडीशंस सेटिस्फैक्टरी नहीं हैं। अब वहां पर जब लोग सेटिस्फाइड ही नहीं है, बददिल हुए हैं, लोगों को गुस्सा आता है, वहां पर रहने से नफरत होती है, तो इसका एक खतरा पैदा होता है। खतरा क्या होता है कि मेरे बच्चों देखो, हमारे पास एक चीज तो होती है वॉर कि दो मुल्कों के बीच में होती है जंग, और एक होती है जो एक ही जगह की रिहायशियों में आपस में ही जंग हो पड़े। नाउ दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। ये कहलाती है मेरे बच्चों सिविल वॉर। सिविल वॉर का क्या मतलब होता है कि एक ही जगह के लोग, एक ही मुल्क के लोग अगर उनकी आपस में ही झड़प हो जाए, आपस में ही लड़ने लग जाएं, ये कहलाती है सिविल वॉर। और सिविल वॉर बहुत खतरनाक होती है। सिविल वॉर के लिए बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कि जब बहुत अरसे तक, बहुत देर तक ये अनसेटिस्फैक्टरी लिविंग कंडीशंस रहती है ना, तो इससे क्या होता है? ये देखो ना, एंड लॉन्ग कंटिन्यूड डिसकंटेंट may लीड टू वॉर। भाई अगर खुद सोचो, एक जगह है वहां पे लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो आखिर में क्या होगा? अनार्की फैलेगी, हालात खराब होंगे, लोग एक दूसरे को मतलब कत्ल करेंगे, एक दूसरे पर अटैक। इंसान की फितरत है ये ज्यादातर कि जो क्या करता है गलत काम की तरफ चला जाता है। मेरे बच्चों, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सही है या मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। जैसे कि कोई इंसान अगर मजबूरी में चोरी कर रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सही कर रहा है। चोरी चोरी है, गलत है गलत है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीजें देखी जानी चाहिए क्योंकि हालात खराब होते हैं सिविल वॉर के लिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जंग को रोकने का एक तरीका यह है कि सबसे पहले तमाम वो वजूहात जिसकी वजह से लिविंग कंडीशंस जो है अनसेटिस्फैक्टरी हैं, उनको क्या किया जाए? उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाम को सुकून दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा वहाँ के रहने वाले लोगों को सुकून प्रोवाइड किया जाए। और कह रहे हैं इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, खुद को इस काम पे वक्फ किया हुआ है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर लिविंग कंडीशंस हैं उनको स्टडी करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, मिलजुल कर वो काम कर सकें पॉवर्टी, गुर्बत की तरफ, इग्नोरेंस, डिजीज एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि गुर्बत के अगेंस्ट लोगों का मतलब कि मतलब जो बहुत गुर्बत फैली हुई है तो लोगों को मतलब कि उस चीज़ से निकाला जाए, इंतहाई गुर्बत से। इग्नोरेंस मतलब कि भाई कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस जो चल रहा है वो चलते रहने दो, देख लेंगे। अरे यार, मतलब लोगों की सोच क्या होती है हुक्मरानों की, अरे भाई इनसे पहले इनके बाप दादा भी तो इसी जिंदगी गुजारते हुए आए, मर थोड़ी जाएंगे, गुजारने दो। हमें बीच में अजीबो गरीब खबरें मिलना शुरू हो गई थी। बल्कि मेरे बच्चों, आपने भी देखा होगा कि जब कभी कोई वीआईपी शख्स, मतलब के वीआईपी का मतलब पता है? वीआईपी का मतलब पता है? सर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है ना। हाँ, अल्लाह का शुक्र पता है किसी को, ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता। बस लिखा हुआ होता है वीआईपी वीआईपी, किसी को पता नहीं होता मतलब क्या है। वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है।
इट्स क्वाइट कॉमन, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चों, अगर आपको ना बताओ तो सही है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बोलते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी कि कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल या कोई बंदा जा रहा है, रोड ब्लॉक्स कर दिए, अरे आधे आधे एक एक घंटे पहले रोड ब्लॉक कर दिए भाई, जब तक बंदा गुजरेगा नहीं तब तक होगा ही नहीं, रोड नहीं खोलने। आवाम मर रही हो, कुछ भी हो, एम्बुलेंस हो, बीच में तो बकायदा ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि आप लोगों ने सुने हो कि एक औरत हॉस्पिटल जा रही है बेचारी प्रेगनेंसी की वजह से, उसकी डिलीवरी वहीं पर रशिया में हो गई, ऑटो में हो गई या टैक्सी में हो गई थी उसकी। कौन सी हालत है ये? एम्बुलेंस से बंदा मर रहा है, टांग टूटी हुई है, खून निकल रहा है, नहीं भाई नहीं जाने देंगे, अरे रोकते हैं, मारते हैं बकायदा। तो जब अपनी पब्लिक को आप कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करोगे, वो इस एक्सपीरियंस से गुजरेंगे, तो मेरे बच्चों जाहिर सी बात है हालात खराब होंगे वहां के। ठीक है, इग्नोरेंस हो गई, डिजीज, बीमारियां, लोगों को मतलब के बीमारियों से डील करने के लिए किसी किस्म का कोई कंफर्ट प्रोवाइड नहीं किया हुआ। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, यहां तक होता है कि अगर किसी को गोली लग गई है ना, अगर लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उसको भी अगर आप हॉस्पिटल लेके जाओगे तो पहले बोलेंगे नहीं भाई, पहले पुलिस से लिखवा के लेकर आओ, ये करो, 1000 पंगे कि भाई पहले ये करो, पहले हाथ ही नहीं लगाते, बंदा तड़प तड़प के मर जाएगा। एक सीन तो मेरे खुद के जानने वाले के साथ ये हुआ था बाकायदा, कि शूट कर दिया गया था उस भाई, तो वही तड़प तड़प के भाई हालत बुरी, क्या कर सकते हैं। अब वो बंदा मर रहा है। अभी रिसेंटली कोरोना की कितने सारे इस तरह के सीन आपको भी सुनने को मिले होंगे। और आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस, कि जहां पर जुल्म होगा वहां पर हालात खराब होंगे, लाजमी होंगे, चाहे सोशली तौर पे हो रहा हो, पॉलिटिकल तौर पे हो रहा हो, वहां पर भी क्या होगा मेरे बच्चों, हालात खराब होते हैं। ये चीज बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन आप देख लो, एक मतलब ऐसा लगता है कि तमाम के तमाम जो कानून है वो किसके लिए, वो गरीब के लिए, ऐसा लग रहा होता है कि हर चीज शायद गरीब के अगेंस्ट के लिए बनाई गई है, अमीरों के लिए लगता ही नहीं कोई कानून है। आप जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़ी जो जीप टाइप की जो गाड़ियां होती है ना, आप देख लो भाई, वहां पर अगर ऐसे जो मालिक होते हैं, इंसान में घमंड आ जाता है, गुरूर आ जाता है, वो अपने आप को कुछ समझने लग जाता है। बेटा आप सब के सब मेरे बच्चों एक बात याद रखना, कभी अपने अंदर घमंड मत लेके आना किसी भी चीज का। आप खूबसूरत हो मेरे बच्चों, कोई घमंड नहीं होना चाहिए अपने लुक्स का। आप इंटेलिजेंट हो, कोई घमंड नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, इसमें आपका अपना कोई टैलेंट नहीं है। यू आर गिफ्टेड, आपको ये गिफ्ट किया गया था, बहुत अच्छी बात है, यूज करो, अच्छे के लिए यूज करो, घमंड किस बात का लेकर आ रहे हो। अच्छा, इन पॉइंट्स के अलावा जो यहाँ लिखे हैं, मैं एक और पॉइंट इंक्लूड करता हूँ, समझाते हैं मेरे बच्चों को हमेशा, वो एक चीज ऐसी है कि उसकी वजह से बाकायदा झगड़े हो जाते हैं, एंड दैट इज रिलीजन। रिलीजन में फिरका वारियत ऐसी फैली हुई है मेरे बच्चों, ऐसी आग लगी हुई है कि इसकी हद नहीं है। मतलब पाकिस्तान क्योंकि बेटा मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो हम जरा इसी के बारे में बात करते हैं। बेटा आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी माइनॉरिटी पे हमला करोगे। अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि बिला वजह उनको तकलीफ पहुंचाई जाए। आपको पता है जब सहाबा कराम वगैरह जंग पे जाया करते थे और जब वो फतह कर लिया करते थे अगर, तो उनको ये हुक्म थे कि भाई आपने जो है, अगर वहाँ की बच्चों, औरतों, बूढ़ों को आपने कोई मतलब ये नहीं करना, उन पर जुल्म नहीं करना बिला वजह का, कोई गलत काम नहीं करने उनके साथ आपने। ठीक है, इवन के अगर कोई हट्टा कट्टा नौजवान भी अगर वहाँ मौजूद है और वो मैदान जंग में नहीं आया था, आप उसको भी कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि वो लड़ने के लिए नहीं आया था, उसको आप क्यों कुछ कहोगे। तो ये कहना कि यार नहीं इसको हमने हमला करना है, इसका तुक नहीं बनता, जहालत है ये दरअसल इस वजह से जो इस्लाम का नाम जो बदनाम होता है ये इसी तरह से होता है। चलो फिरका वारियत की वजह से मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि जहालत क्या होती है। भाई मतलब अगर हम
हर फिरके की बातों को जमा कर लेना, अगर जो आजकल के दौर में हो रहा है, तो उसके मुताबिक क्या होता है? उसके मुताबिक ये होता है कि भाई सुन्नी भी काफिर, शिया भी काफिर, अहले हदीस भी काफिर, बरेलवी भी काफिर, देवबंदी भी काफिर, सारे काफिर। और भाई सारे काफिर हैं तो जन्नत तो खाली पड़ी हुई होगी फिर। सही है। एक दूसरे पर कुफर के फतवे ऐसे लगा रहे होते हैं कि मजाक चल रहा है। भाई अगर फर्क है, बैठो बात कर लो, लेकिन नहीं, बात क्यों करें? नफरतें लोगों के दिलों में इतनी फैलाई हुई हैं, इतनी ज्यादा फैलाई हुई है, इसकी हद नहीं है। अगर मेरे बेटा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, इंसान से नफरत मत करना कभी। इंसान से नफरत नहीं करना। वो इंसान जो गलत काम कर रहा है उसके गलत काम से नफरत करो। इंसान से अगर नफरत कर ली ना, तो बेटा आप कभी भी उसकी बेहतरी का नहीं सोचोगे, आप बददुआएं दोगे उल्टा उसको। आप बोलोगे अरे बेड़ा गर्क हो जाए, तबाह हो जाए। ये नहीं करना। किसी इंसान की नफरत दिल में मत लेकर आना। जो वो गलत काम कर रहा है उस काम की नफरत लेकर आओ कि उसने ये गलत काम किया है, ये बोलो। अब तमाम के तमाम लोग एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा रहे होते। चलो मैं तुम लोगों को एक और मिसाल देता हूँ। ये बड़ा टॉपिक इस तरह का है कि मैं कहता हूँ अपनी तरफ से, मेरे बच्चों ज्यादा से ज्यादा मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि बच्चों को जरा एक चीज समझ में आ जाए। जैसे कि मेरे बच्चों, अलैहिस्सलाम का मतलब क्या होता है? कि उन पर सलामती हो। रजी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब क्या होता है? कि अल्लाह उनसे राजी हो। ठीक है। रहमतुल्लाह अलैह का मतलब क्या होता है? कि अल्लाह की उन पर रहमत हो। ठीक भाई, सही है। अगर मैं, जैसे कि मेरे दादा हयात नहीं है, मेरे दादा की डेथ हो चुकी है, 2 साल पहले डेथ हुई है। अगर मैं उर्दू में बोलूं क्या अल्लाह पाक जो है उन पर सलामती करे, अल्लाह ताला जो है उन, उर्दू में बोल रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह ताला उनसे राजी हो, अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो, सारे के सारे बोलेंगे भाई ओके की रिपोर्ट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने अगर अरबी में बोल दिया ना, लोग कूटना शुरू हो जाएंगे मुझको। अरे भाई उर्दू में भी तो वही बोल रहा हूं मैं। जो बात अरबी में लिखी हुई है उर्दू में तो बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? गलत थोड़ी बोल रहा हूँ कुछ। मतलब माइंड से तो सोचो कुछ, क्या कर रहे हो? लेकिन नहीं, बोलते नहीं भाई सहाबियों के नाम के आगे, हालांकि मैं खुद सहाबा कराम के नाम के आगे यूज करता हूँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ ना मेरे बच्चों। अगर कोई अलैहिस्सलाम भी यूज करता है तो उसमें कोई गुनाह थोड़ी कर रहा है वो। अलैहिस्सलाम का मतलब अगर ये होता कि ये अल्लाह के नबी हैं, तब तो मैं बोलता कि ठीक है भाई गलत काम कर रहे हो, ओके, पे खुद खुद एग्री करता है इस बात से। लेकिन पता नहीं कहाँ जा रही है, लोग क्या कर रहे हैं भाई। वही बात अगर मैं उर्दू में कह रहा हूँ सही है भाई, ओके, अरबी में बात कह रहा हूँ सही है। वो एक उमर शरीफ की एक बात याद आ जाती है ना, कि कह रहा है कि मैं एक मतलब सऊदी अरब गया तो अरबी लिखी हुई देखी, मैं चूमना शुरू हो गया, यूं करके यूं चूमना शुरू हो गया। तो किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? कह रहा चूम रहा हूँ यार, अरबी लिखी हुई। कह रहा भाई बाथरूम लिखा हुआ है अरबी में, ये क्या कर रहे हो? बाथरूम को चूम रहे हो? मतलब जहन लोगों के पता नहीं क्या हो चुके हैं भाई। मीनिंग पर जाओ बेटा। तो आई होप मेरे बच्चों, मैं जो तुम लोगों को पॉइंट बताना चाह रहा था यहाँ पर रिलीजन का, वो समझ में आ गया हो। अब बेटा जरा आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, हम लोग जरा यहाँ पर, ठीक है। सुमैया मेरे बच्चे जरा माइक पर आओ बेटा, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो बेटा, प्रिवेंटिंग अ वॉर, यहाँ से पढ़ो। Preventing a war is difficult. It is a part of high politics. Feeling run high. Attempts to bring about peace are open to misunderstanding. Instead of bringing people together, attempts at peacemaking sometimes set them further apart. The path of the peacemaker is indeed hard. The UN has succeeded in a few cases in bringing peace where there was no peace before, but in a great many cases the results have not been satisfactory. The world is full of little quarrels between nations, and any one of these little quarrels might be responsible for the outbreak of a new world war. But ठीक है, let us not despair, for there is one part of the work of the UN that fills us with hope. This is the work of fighting social evils. बस रुको 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 रुको। अच्छा मेरे बच्चों, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि भाई जंग रोकना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स वगैरह बहुत इन्वॉल्व होती है,
क्योंकि भाई डायरेक्ट जंग की शुरुआत तो थ्रू पॉलिटिशियंस ही होती है ना। कह रहे कि फीलिंग्स वगैरह भी बड़ी इसमें कॉन्फ्लिक्टेड होती हैं, और कह रहे हैं अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी अगर आप अमन व अमान कायम करने के लिए अटेम्प्ट करो ना, दो नेशंस के बीच में, अगर आप जैसे कि मिसाल के तौर पर हम नेशंस की बात नहीं करते, दो लोगों की बात करते हैं, दो लोगों में फट्टा हो गया, आप गए, आप सुलह करवाने के लिए गए, तो उल्टा क्या होगा, आपके सुलह करवाने के चक्कर में क्या पता ये रिजल्ट निकल जाए और मामला खराब हो जाए। हो सकता है एक बंदे को ये लगे कि यार ये आप उसकी साइड ले रहे हो, दूसरे को ले रहे हो उसकी साइड ले रहे हो, तो होगा क्या, मामला और बिगड़ जाएंगे। यही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और होता है क्या है, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, अटेम्प्ट्स एट पीस मेकिंग समटाइम्स सेट देम फर्दर अपार्ट। और होता क्या है कि वो और एक दूसरे से हालात बुरे करके बैठ जाते हैं। कहना है पीस मेकर का जो मिशन है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस जो है कामयाबी तो हुई है उसको, लेकिन कम, इन अ फ्यू केसेस, बहुत कम केसेस में। लेकिन अक्सरियत में क्या हुआ है, अक्सरियत जगहों पर जो रिजल्ट्स निकले हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मतलब इनको कामयाबी नहीं मिली है। कह रहे हैं कि दुनिया भर में हर जगह पर झगड़े चल रहे होते हैं, और इनमें से कोई एक झगड़ा ऐसा हो सकता है कि क्या पता न्यू वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाए उससे। लेकिन आगे खुद बोल रहे हैं कि चलो हम उम्मीद करते हैं कि यूनाइटेड नेशन का एक काम ऐसा है जिसकी वजह से हमें उम्मीद है, और हम उम्मीद करेंगे कि मतलब कि उसकी वजह से हो। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ तक खैर हम आज रोकते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है जो आप लोगों से मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा, और मुझे उसका आंसर चाहिए। आपके ख्याल से दो मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर करने का तरीका क्या होगा? मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को मोटिवेट कर सको, कुछ अगर आप दो मुल्कों के बीच में करवा सकते हो, तो आप क्या करवाओगे? ये मेरा सवाल है जो कि आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में दोगे। बट मेरे बच्चों, बेटा हमारे पास जो है आज का लेक्चर जो है हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं, सही है। अभी इंशाल्लाह अगले 2 लेक्चर्स में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, यूनाइटेड नेशंस को, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास लेक्चर भी अभी टॉपिक बाकी है। बट मेरे बच्चों, बेटा आज का लेक्चर यही खत्म हुआ, सेट है। काइंडली बेटा जरा मुझे आप लोग जरा चैट पे बता दीजिए, बेटा क्लियर है मेरे बच्चों, सारे बता दो जरा चैट पर। नहीं कश्यप बेटा, एज अ सिटीजन नहीं, आपने सोचना है कि समझो आप यूनाइटेड नेशंस के हेड हो, आप ये समझ लो, ठीक है। तो आप जैसे कि आपकी थोड़ी पावर होगी आपके पास भी, कि आप लोगों से बैठ के बात कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो। तो आप यूं सोचना कि दो मुल्कों में ऐसा क्या होगा कि जिनसे उनके ताल्लुकात बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, ये करना मेरा बच्चा आपने, ठीक है। हाँ भाई, बाकी भी तो बताओ, सिर्फ हया और सिमरन का मैसेज आया है। सुमैया, बुशरा, ओके सबका आ गए। तो मेरे बच्चों, बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर नहीं कंटिन्यू कराऊंगा, मिस मत करना, ओके। पर बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।